सबसे पहले आज बात करेंगे जो मेजर फाइंडिंग्स हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है कि पशुपति की जो सीलिंग मिली है, जिसको हम लोग पशुपति की मुहर बोलते हैं, इसके बारे में देखिए। जो पशुपति की मुहर है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है इस पशुपति शिव को। कुछ लोग इसमें जो वर्णित जो डिपिक्शन किया गया है, जो इसमें आकृति मिलती है सीलिंग में, वो एक योगी की मिलती है। तो कुछ लोग इसको प्रोटो शिवा बोलते हैं, या फिर कह लें तो आद्य शिवा बोलते हैं, मतलब शिव का सबसे प्राचीन रूप मानते हैं। इसमें जो डिपिक्शन मिलता है, जो आकृति मिलती है हमको योगी की, उसको। तो इसीलिए इसको पशुपति की मुहर बोलते हैं। अच्छा, पशुपति नाम क्यों है मुहर का, या फिर क्या रीजन पड़ा पशुपति नाम का? तो जब आप इस सीलिंग के फोटो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो योगी का चित्रण किया गया है, उसके किनारे किनारे कई सारे जो है क्या है, पशुओं की आकृति का इसमें दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें तो कुल जो जानवर है, कुल इसमें कुल 6 जानवर, जानवरों की कुल संख्या 6 है। लेकिन कितने प्रकार के जानवर हैं? तो कुल 5 प्रकार के, अलग अलग 5 प्रकार के जानवर हैं। कुल इनकी संख्या यहाँ पर 6 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए उनके में जानवर। बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है, हिरण है। यह कुल 5 प्रकार के हैं। खैर इतना नहीं जानना है आप लोगों को। इतना जान लीजिए कि जो यह पशुपति की मुहर है, यह मिली कहां से है, जोधड़ों से मिली है। और यह किसके बारे में बात करती है? यह बात करती है आद्य शिवा के बारे में। आद्य शिव का यह स्वरूप मानी जाती है। अच्छा, इसमें कितने प्रकार के जानवर हैं भैया? तो इसमें कुल 5 प्रकार के जानवर हैं, जिनकी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? तो कुल इसमें 6 जानवर हैं। तो एक योगी के किनारे 6 प्रकार के जानवर मिल रहे हैं, इसीलिए उनको पशुपति की मुहर भी कहा जाता है। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, एक राजा की मूर्ति मिली है कह लें, या फिर पुरोहित की मूर्ति कह लें, यह मिली हुई है। पुरोहित राजा की मूर्ति कहां से प्राप्त की गई है? ये मिली हुई है आपकी कहां से, बताइए? मोहनजोदाड़ो से। हम लोगों ने 3 चीजें जो अभी तक डिस्कस की हैं आपके साथ, वो तीनों की तीनों मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। चाहे वो ग्रेट बाथ रहा हो, आपकी पशुपति की मुहर रहा हो, अब जो राजा पुरोहित की मूर्ति है, ये भी कहां से मिली है? ये भी मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है, जिस प्रकार की ये मूर्ति है, आप देखेंगे तो लगेगा कि यह एक उच्च वर्ग का राजा रहा होगा, जो कि जिसके ऊपर आप जब इसका फोटो देखेंगे तो इसके कंधे पर एक साल की आकृति है। जैसे हम लोग साल पहनते हैं ना, तो एक फूल पत्ती का उसमें अलंकरण किया गया है। खैर इतनी आपको जानकारी मत लीजिए, बस इतना जान लीजिए कि यह जो मूर्ति है, यह राजा की है, और इसकी प्राप्ति जो की गई है, मोहनजोदाड़ो से की गई है। अब आते हैं भाई, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें फारस की खाड़ी की मुद्राओं के प्रमाण मिलते हैं, या सीलिंग कह लें, मुहरें कह लें। फारस की खाड़ी की जो मुहरें हैं, उनके प्रमाण हमको कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिलते हैं? लोथल। अब सिंपल सी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल पूरा स्थल है, वहां से क्या होता था? व्यापार होता था। कैसे व्यापार होता था? क्योंकि लोथल में डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है। तो जहां से बंदरगाह मिला है, वहीं से व्यापार होगा। व्यापार होगा तो दूसरे चीजों की, दूसरे देशों की जब चीजें आएंगी, तो उसी पूरा स्थल के आसपास हमको देखने को मिलेंगी। तो फारस की खाड़ी से जब व्यापार करते थे सिंधुवासी, तो उसकी कुछ सीलिंग्स कह लें, मुहरे कह लें, हमको लोथल की खुदाई में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम में और प्रश्न पूछ सकता है कि नाव के चित्रांकन वाली मुहर कहां से प्राप्त की गई है? नाव, नाव,
उस समय जब इतना बड़ा व्यापार होता रहा होगा तो सिंपल सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में नाव चलते रहे होंगे, बोट। इस नाव से संबंधित जानकारी हमको दो जगह से मिलती है। पहला तो एक मिलती है मुहर के रूप में, सीलिंग के रूप में, और दूसरा मिलती है हमको एक मिट्टी के खिलौने के रूप में। तो प्रश्न मेरा ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर प्राप्त की गई है, यह मुहर जो नाव की है, यह कहाँ से मिली है? तो यह मिली है आपके मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे कि नाव का बना हुआ मिट्टी का बना हुआ जो खिलौना है, जो कि नाव की आकृति का है, यह कहाँ से मिला है? तो यह मिला है आपके लोथल से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यह लोथल से मिला है। ठीक है, अब आते हैं कि उस समय हमने पहले ही बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसके कंटेम्परेरी या फिर उसके समांतर एक अन्य सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामियन सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अच्छा, इन दोनों में समानता क्या थी? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही आकर सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। तो हम इस यहाँ पर दो चीजें आपको बताएंगे। पहला कि मेसोपोटामिया सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या समानता थी और इन दोनों के बीच में क्या असमानता थी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मेसोपोटामियन कल्चर है, यह वर्तमान में आधुनिक विश्व में यह किस देश में स्थित थी? फारस की खाड़ी में उत्तर जो आधुनिक देश इराक है, इसी को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। फारस की खाड़ी के जो नॉर्दर्न साइड में जो आपका इराक देश है, ईरान नहीं, इराक देश है, इसी को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। और ये जो मेसोपोटामिया शब्द है ना, मेसोपोटामिया, यह एक यूनानी शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक मेसो और दूसरा पोटामिया। मेसो का मतलब होता है मध्य, पोटामिया का मतलब होता है नदी। मतलब कुल मिलाकर ये है कि दो नदियों के बीच का प्रदेश। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का प्रदेश। अच्छा, ये नदियां कौन सी थी? ये नदियां थी आपकी दो नदियां, एक दजला थी, दूसरा थी फरात। हम लोग पहले क्लास में बताया था, दजला और फरात के बीच में ये मेसोपोटामियन कल्चर क्या हुआ था? ये आपका विकसित हुआ था। और इन्हीं नदियों के किनारे किनारे अन्य जो सिविलाइजेशन थे, जिसमें सुमेरियन कल्चर कह लें, बेबीलोनियन कल्चर कह लें, या फिर असीरियन कल्चर कह लें, यह भी विकसित हुई थी। तो आपको नदियों के नाम भी ध्यान रखने हैं। पूछ सकता है कि आपकी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सभ्यता है, यह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह वर्तमान में कहां पर स्थित है, किस देश में इसकी स्थिति बताई जाती है? तो आधुनिक इराक, जो कि फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। ये तो हो गया मेसोपोटामियन कल्चर के बारे में, सभ्यता के बारे में। लोग आते हैं, बात करते हैं समानताओं के बारे में। तो सबसे पहले समानता तो यही है भैया कि आपकी चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, यह दोनों की दोनों नगरीय सभ्यताएं थी। नगरीय सभ्यताएं थी, अर्थात इसमें नगरों का बोलबाला था। इसमें हमको विकसित नगरों के प्रमाण देखने को मिलते हैं। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई करके देखेंगे तो एक विकसित आपको नगर देखने को मिलेगा, चाहे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में चले जाइए, वहां पे भी आपको एक विकसित नगरों के प्रमाण देखने को मिलेंगे। दूसरा अच्छा समानता क्या है? दूसरा समानता ये है कि दोनों के निवासी, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दोनों कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। मतलब आपके ब्रॉन्ज का प्रयोग करते थे, ये कॉपर का प्रयोग करते थे, और लिथिक अर्थात जिसको हम लोग लघु पाषाण उपकरण कहते हैं, इन तीनों का उपयोग वो अपने सभ्यता में समान रूप से करते थे। चाहे वो इंडस वैली हो, चाहे फिर आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, दोनों में ये समानता पाई जाती है। तीसरा क्या था भाई? तीसरा ये था, इन दोनों सिविलाइजेशनों के लोग इनके भवन के में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के उपयोग हमको दिखाई देते हैं। हमने अभी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तीन प्रकार की ईंटें मिलती हैं। एक मिलता है कि ईंटों को, मतलब पत्थरों को काट के ईंट के रूप में उनका निर्माण किया गया है, वैसे उनको ईंट का लगाया गया है।
दूसरा कि मिट्टी को सुखाकर फिर उसको पकाकर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, और तीसरा कि मिट्टी का ईंट बना के धूप में सुखा के प्रयोग लाया गया, उसको पकाया नहीं गया है। वैसा ही समानता वहां पे हमको मेसोपोटामिया में भी देखने को मिलता है। तो जो ईंटों का प्रयोग है भवनों में, इन ईंटों का प्रयोग भी समान रूप से दोनों में हमको दिखाई देता है। आते हैं चौथा, दोनों सभ्यताओं के लोग, ठीक है। अब ये है कि दोनों सभ्यताओं में हमको लिपियों का प्रयोग दिखाई देता है, मतलब चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चाहे आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, दोनों जगह के जो सभ्यता के लोग थे उनको लिखना पढ़ना आता था। तभी तो हमको लिखे हुए अक्षरों के प्रमाण, लिपियों के प्रमाण हमको दोनों जगह से देखने को मिलते हैं। भले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि नहीं पढ़ी गई और मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली गई, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दोनों जगह के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, अर्थात लिपियों के प्रमाण हमको दोनों जगह से मिलते हैं, जो कि एक समानता है, लिपियों के प्रमाण। अब आते हैं पांचवी समानता की तरफ। पांचवी समानता ये है कि यहाँ के लोग दोनों आपके शहरों के लोग जो थे वो क्या करते थे कि चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे। आप लोग वर्तमान में चाक देखते हो जिसमें मिट्टी बनता है, अरे 2500 साल पहले वो विभिन्न प्रकार के हर एक जरूरत के हिसाब से उनकी अलग अलग वस्तुएं थी, बर्तन थे। पानी पीने के लिए अलग था, खाना खाने के लिए अलग था, हर चीजों के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की चीजों को क्या किया था, अपना बर्तन बनाया था चाक के माध्यम से। और ये दोनों जगह समान थी, दोनों सभ्यताओं में चाक के माध्यम से वो अपने बर्तनों का निर्माण करते थे, चाक निर्मित बर्तनों से। ठीक है, ये तो हो गई समानता। अब आते हैं हम लोग असमानताओं की तरफ कि उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहली जो असमानता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हमको देखने को मिलते हैं उनमें मुख्य रूप से जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। पकी हुई ईंटें हमको दिखाई देती हैं कहां पर, ये दिखाई देती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन वहीं पर यदि आप सुमेरियन सभ्यता में देखोगे, मेसोपोटामियन सभ्यता में देखोगे, तो वहां पे अधिकांशतः जो हमको ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हमको दिखाई देता है। और ये कहाँ पे होता है, ये सुमेरियन कल्चर में है, सुमेरियन सिविलाइजेशन में है। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया डिफरेंस का। दूसरा क्या है भाई, दूसरा ये है कि सुमेरियन कल्चर और जो सुमेरियन से कंफ्यूज नहीं होंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ही कई सारे थे। आपका उसमें सुमेरियन था, बेबीलोनियन था और असीरियन था, तो तीनों में से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो सुमेरियन लिपि थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है हमको लिपि मिला, लेकिन असमानता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बनावट तरीका ये अलग था और मेसोपोटामिया का बनावट और तरीका अलग था। तभी तो मेसोपोटामिया को हम पढ़ सके और इंडस वैली को नहीं पढ़ सके। यदि एक समान होता तो यदि हम मेसोपोटामिया को पढ़ लेते तो सिंपल सी बात है, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी आराम से पढ़ लिए होते। लेकिन दोनों की बनावट में, लिखावट में अंतर है, इसीलिए इनके अंदर ये भी एक समानता है लिपि की। लिपि की इनके अंदर क्या है, यह एक असमानता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट यह है कि जो सुमेरियन लिपि थी वह किलानुमा लिपि थी। क्या थी, किलानुमा, जिसको हम लोग क्यूनिफॉर्म लिपि बोलते हैं। क्यूनिफॉर्म आपको क्या बोलते हैं, लिपि। वहीं पर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, मतलब चित्र के माध्यम से। इनमें अक्षरों का प्रयोग कम होता था, वो अपनी बातों को लिखने के लिए फिगर्स का इस्तेमाल करते थे, शो करने के लिए। कहीं फूल बना रहे हैं, कहीं मछली की आकृति बना रहे हैं, तो आप यदि उसमें देखेंगे अक्षरों को तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पर किसी अक्षर का प्रयोग कम है, बल्कि वहां पर किसी फिगर के माध्यम से डिपिक्शन किया गया उन्होंने अपने लिपियों का। वहीं पर बात करें आगे चौथे असमानता की, तो वो ये है कि अगला ये है कि जो हड़प्पन हमको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, लिपि देखने को मिलती है, इस हड़प्पन लिपि में हमको कुल 400 सिंबल दिखाई देते हैं। वहीं पर जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट है, मेसोपोटामियन
लिपि है वहां पर हमको 900 चिन्ह दिखाई देते। यदि समानता होती दोनों एक ही होते, लेकिन एक में 400 मिल रहे हैं, एक में 900 हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। एक अंतिम जो असमानता है वो ये है कि सुमेरिया के जो लोग थे उनके मंदिरों एवं पुरोहितों का वहां पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी अभी तक स्पष्ट रूप में मंदिर का प्रमाण आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई स्पेसिफिक ये स्थान कह दें कि यहाँ से मंदिर मिला है या फिर कोई वहां पे पूजा स्थल हमको मिला है। ऐसा कोई प्रमाण आपको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलेगा। लेकिन सुमेरियन जो सभ्यता है वहां पे आपको मंदिरों के प्रमाण, आपको पुरोहितों के प्रमाण आपको स्पष्टता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। कुछ चीजें आपको जो कि ध्यान में रखनी है। अब इनकी बात कर लेते हैं कि मृत्यु के बाद ये दफनाते कैसे थे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 प्रकार से अपने जो डेड बॉडी थी उसको क्रिमिसाइज करते थे, मतलब उनको उनका दाह संस्कार करते थे। 3 प्रकार से उनको दफनाते थे। पहला दाह संस्कार, मतलब शव को पूर्ण रूप से जलाने के बाद उनके जो राख बचती थी उसको दफना लेते थे। दूसरा पूर्ण समाधिकरण, मतलब इसमें संपूर्ण शव को भूमि के अंदर दफना दिया जाता है, जिसमें कि मुस्लिम विधि मिलती है प्रविधि। तीसरा आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या होता है भाई कि इसमें आगे कोई बॉडी मर जाती है, डेड बॉडी हो जाती है, तो उसको क्या कर देते थे कि खुले आसमान के नीचे छोड़ देते थे। आगे वहां पे पशु पक्षी जब खा लेते थे, फिर जो अवशेष बचता था उस अवशेष को भाग भूमि में दबा दिया जाता था। तो आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुल 3 प्रकार के, और तीनों वर्तमान समय में अलग अलग धर्मों में विधि है। जो आग में जलाकर प्रविधि की जाती है हिंदू धर्म का भाग है। जो मिट्टी में दफनाया जाता है ये मुस्लिम धर्म का भाग है। और जो वर्तमान में खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है फिर उनके भागों को दफनाया जाता है, ये आपका वर्तमान में पारसी विधि में ये प्रथा मिलती है। पारसी विधि के लोगों को ऐसे ही दफनाया जाता है, ऐसे ही उनके साथ अंतिम संस्कार होता है। तो ये चीजें आप जान लीजिए एडिशनल जानकारी के रूप में। एक और चीज है, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि कहां से हमको 3 युगल, मतलब युगल का मतलब कपल बोलते हैं, तो कुल 3 कपल्स के हमको समाधि या फिर समाधान के प्रमाण मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां पर 3 कपल के समाधान का अंतिम संस्कार का प्रमाण मिलता है। तो वह स्थल का नाम लिख लीजिएगा प्लीज आप लोग, लोथल से। वह जानकारी हमको लोथल से मिलता है। दूसरा कि वह कौन सा पूरा स्थल है जहां पर मालिक को उसके कुत्ते के साथ दफनाया गया है, तो वह दफनाया गया है रोपण में। तो यह भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे जो भी चीजें हैं हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।